नेस्टेड कंपोनेंट में, तो उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। एक तो कॉन्टेस्ट एपीआई यूज कर सकते हो तुम, एक रेडक्स यूज कर सकते हो, और एक जस्टंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि भाई मुझे जरूरत भी नहीं है और उन कंपोनेंट में होकर डेटा जा रहा है। ठीक है, तो इस ये प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंटेस्ट एपीआई, कॉन्टेस्ट एपीआई, रिडक्स और जस्टंग ये आ गए। ठीक है, कॉन्टेस्ट एपीआई भी क्या करती है, अब ये क्या करते हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉप्स है होती थी तुम्हारी, तो उसको मैनेज करने के लिए ग्लोबली कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हो तुम, रिडक्स का यूज कर सकते हो और जस्टन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब कॉन्टेस्ट एपीआई भी वही सेम काम कर रही है, ये भी कर रहा है, तो भाई इनमें भी कुछ डिफरेंस होगा। जैसे ना छोटी एप्लीकेशन है, मिड साइज की, तो कॉन्टेस्ट एपीआई यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी बड़ी एप्लीकेशन है तो रिडक्स यूज कर लो, जस्टन यूज कर लो। ठीक है, तो इसमें यही बोला है, देखो कॉन्टेस्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स। तो ये बोल रहा है कि भाई स्मॉल एप्लीकेशन है तो क्या करोगे तुम, कॉन्टेस्ट एपीआई कर लो, बड़ी एप्लीकेशन है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए रिडक्स यूज कर लो। ये सिंपल होती है कॉन्टेस्ट एपीआई, थोड़ी ये प्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है, ये क्या है, इसका लेस बायलरप्लेट होता है, और ये क्या होता है, मिडलवेयर सपोर्ट करती है ये, तो इसमें मिडलवेयर यूज होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, ये छोटा सा डिफरेंस यूज कर देख लो कि ये स्मॉल एप्लीकेशन के लिए होता है, ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए होता है, इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, ज्यादा चीज मत रखो अभी। ये हो गया। अब हुआ क्या, रेडक्स। रेडक्स क्या होता है भाई, ये ना एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सी, तो हमारी क्या थी, जो ग्लोबल स्टेट होती हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या, एक रेडक्स होता है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के बाद डिस्पैच एक्शंस होते हैं, रिड्यूसर होता है, फिर तब स्टोर अपडेट होता है, फिर यूआई रेंडर होता है। ये इस तरह से कुछ बता रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें होती हैं रिडक्स में, भाई डिस्पैच कैसे हो रहा है, रिड्यूसर कैसे काम कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है ये। ठीक है, फिर यूआई रेंडर होता है। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा ना बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये बड़ा टॉपिक है रिडक्स वाला। ठीक है, अब रिडक्स टूल किट एडवांटेज, रिडक्स क्या कर रहा है, लेस वायलेट, बिल्ट इन इमर, बेटर परफॉर्मेंस, इजियर एसिंग हैंडलिंग। ठीक है, कोई ना। अब क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ठीक ठीक है, ये वाला देख देख पूछ लेते हैं। क्या किसी भी एप्लीकेशन की तुम्हें दे दी, परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, भाई स्लो चल रही है एप्लीकेशन, तुम्हें एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो स्लो चल रही है तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, कोड कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, तो उसको थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि भाई नोड है, अब नोड में जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे में क्या आता है, रेडिस आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, फ्रंट एंड भी तो स्लो हो सकता है तुम्हारा, तो उस स्लो को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें होती हैं रिएक्ट ने दी है, जैसे कि रिएक्ट डॉट मेमो। तो ये क्या करता है, मेमोरी को ऑप्टिमाइज करता है ये भी, रिएक्ट डॉट मेमो। ऐसे ये होता है यूज मेमो। ठीक है, ऐसे होता है यूज कॉल बैक। यूज मेमो को तो हमने बताया था, वो जब डिफरेंस बताया था यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक में, तो भाई एक यूज मेमो करता है, मेमोराइज करता है किसको, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, वैल्यूज के लिए। ठीक है, यूज कॉल बैक क्या करता है, भाई मेमोराइज करता है फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करते हैं। लेजी लोडिंग का तो बोल रहा था, एक लेजी लोडिंग होती है। लेजी लोडिंग क्या होता है कि जो कंपोनेंट है होते हैं, ठीक है, वो ऑन डिमांड होते हैं कि मुझे जरूरत है तभी वो रेंडर होंगे, समझे। तो ये होता है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग का मतलब होता है मुझे जरूरत है किसी कंपोनेंट की, तभी वो लोड होगा, रेंडर होगा। ठीक है, अदरवाइज वो रेंडर नहीं होगा। तो इस तरह को क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग बोलते हैं, ऑन डिमांड। ठीक है, ऐसी कोड स्प्लिटिंग, मतलब जैसे कोई बड़ा कोड है तो स्प्लिट कर दो, छोटा छोटा कर दो। ठीक है, तो कोड स्प्लिटिंग भी होता है। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का आइडिया मेरे को है नहीं। ठीक है, ऐसी पेजिनेशन है तुम्हारा। पेजिनेशन तो तुमने देखा होगा कि भाई नेस्ट नेस्ट करके वो आता है ना, वो जब कोई तुमने एक रिपोर्ट देख रहे हो तो रिपोर्ट में क्या होता है, नीचे बॉटम पे जाओगे तो पीबीएस नेस्ट होता है ना बटन, वो पेजिनेशन की बात हो रही है।
डिबाउंसिंग यूज कर सकते हो। देखो डिबाउंसिंग और मैंने बताई थी तुम्हें जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, कि डिबाउंसिंग का मतलब होता है, थ्रॉटलिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लिमिट करता है एक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें तो डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग का भी यूज करते हैं। तो ये क्या चीजें हैं सारी, ये सारी चीजें एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो कोई पूछ लेता है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है भाई, जब मैं रिएक्ट ऐप में जब इंटरव्यू लेता था, तो हम पूछता है भाई कैसे करोगे ऑप्टिमाइज, कैसे करोगे तुम, मेरी एप्लीकेशन चल रही है कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। तब वो बताते हैं कि भाई ये चीज यूज होती है, डिबाउंसिंग यूज हो रही है, थ्रोटलिंग यूज हो रही है, पेजिनेशन, वर्चुअलाइजेशन, लेजी लोडिंग, यूज कॉलबैक, यूज मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो क्या करती है, तुम्हारे को एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। अब देखो इसने कुछ बोला है, चल वो डीप सीक भी ले लेते हैं कि एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन भी करते जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रिएक्ट मेमो, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेन कराते हैं रिएक्ट मेमो है क्या। देखो एक रिएक्ट मेमो इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है, मैंने एक बार एक चीज बताई थी शायद, जावास्क्रिप्ट में एक हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, कि वो फंक्शंस जो कॉलबैक फंक्शंस को अपने अंदर लेते हैं, कि एक फंक्शंस को लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है, जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस में क्या क्या आता था, मैप आता था, रिड्यूस आता था, फिल्टर आता था, वो क्या थे, हायर ऑर्डर फंक्शन थे। तो हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन होता है, वो क्या लेता है, अपने आप में क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे, हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट अपने अंदर एक दूसरा कंपोनेंट लेता है, तो उसको बोल देता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि इसको बोला है रिएक्ट डॉट मेमो हायर ऑर्डर फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, दैट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मेमोराइजेशन कैशिंग। जो का मतलब देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि नोड में हमने कैशिंग लगाई थी, सेम ये भी कैश करता है, समझे। कैश का मतलब यही है कि जब कोई हमारी एक चीज है, मैंने मैंने बोला कि 2+2 4 होता है, तो दोबारा अगर 2+2 के लिए कहीं से रिक्वेस्ट आई, तो वो क्या करेगा, कैसे से उठा के दे देगा, ठीक है। तो वो कैसे में रखता है, एक बार जो कैलकुलेशन हो गया ना, फर्स्ट टाइम आई कैलकुलेट हो गया, फिर वो कैसे में रख दिया उसने। अब वो क्या करेगा, उस कैसे से उठा के दे देगा उस वैल्यू के लिए। तो ये क्या करता है, कैसे कैसे यूज करता है। तो यहाँ जब ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है तो कैसे ही आता है, ठीक है। अच्छा फ्रंट एंड है यहाँ पे, एक बैक एंड था वहां पर, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड की बात हो रही है। तो अब क्या है, कैसिंग द रेंडर आउटपुट ऑफ द कंपोनेंट, इट प्रिवेंट अननेसेसरी री रेंडर, ठीक है, व्हेन द कंपोनेंट प्रॉप्स हैव नॉट चेंज। ये बोल रहा है कि जब तक तुम्हारे प्रॉप्स की चेंज नहीं हो रही, तब तक री रेंडर नहीं होगा अननेसेसरी, ठीक है। तो ये बोलने चाह रहा है रिएक्ट मेमो से, ठीक है। मामा जी कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि कोई पेरेंट फंक्शन, पेरेंट कंपोनेंट चेंज, उसमें कोई चेंजेस हुए, हम्म। तो उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट है हाँ। उस पर हम यूज यूज मेमो रिएक्ट मेमो यूज करके मतलब हम्म। वो उसे रेंडर ना कराना पड़े, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जैसे, हाँ वैसे ही है। जैसे क्या होता क्या है, वैसे तुम्हारा कोई पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल जब चलता कैसे है, नॉर्मल जब पेरेंट कंपोनेंट जब रेंडर होता है ना, तो जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है वो रेंडर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में। अब तू रिएक्ट मेमो यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा तेरा, जब पेरेंट कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो उसमें जितने भी चाइल्ड है वो नहीं होंगे, जब तक कि उसके प्रॉप्स में चेंज नहीं होगा। उस तरह से चलता है ये। तो देखो ये क्या बोल रहा है अभी, कुछ बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा हाउ इट वर्क्स। रिएक्ट मेमो रैप्स कंपोनेंट एंड परफॉर्म सेलो कंपैरिजन ऑफ इट्स प्रॉप्स, इट प्रॉप्स आर द सेम, रिएक्ट रीयूज द लास्ट रेंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। इफ प्रॉप्स चेंज, रिएक्ट रीरेंडर द कंपोनेंट। देख इसमें वही चीज है, मैं बोला ना तुम्हारे को, तो जैसे कि कोई तुम्हारे प्रॉप्स है, ठीक है। अब प्रॉप्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है।
अब प्रॉप्स में चेंज नहीं होगा तो तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो कभी रीरेंडर होगा ही नहीं इस केस में, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे अब प्रॉप्स में चेंज हुआ तेरा तभी रीरेंडर होगा, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज हुई तेरी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉप्स बोला तूने 10 थी वैल्यू उसकी, अब 10 की जगह 15 भेज दिया तूने, या फिर नाम था मान लो बिजा नाम था, अब बिजा की जगह पे अजय कर दिया, ठीक है, तब वो रीरेंडर होगा, जब तक उसकी प्रॉप्स में चेंज नहीं होगा तब तक, समझे। और ये रोकता कैसे, जैसे ना पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है तब ये, तब नहीं होगा, पेरेंट कंपोनेंट अगर रीरेंडर हो रहा है तो ये रीरेंडर नहीं होगा जब तक कि इसकी प्रॉप्स में चेंज नहीं हो, इसका मतलब ये है। अब नॉर्मली अगर तू यूज करेगा ना तो पेरेंट कंपोनेंट जब रीरेंडर होता है तो चाइल्ड कंपोनेंट अपने आप रीरेंडर होते हैं, बट इन रिएक्ट मेमो यूज करोगे तो वो चाइल्ड कंपोनेंट नहीं करेगा, ठीक है, रीरेंडर नहीं होगा उस केस के लिए। अब यहाँ पर कुछ होगा, देखो यहाँ पर इसने इंपोर्ट किया रिएक्ट, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, टू डू आइटम टाइटल कंप्लीटेड रिटर्न, ये मेमोइज टोटल आइटम रिएक्ट डॉट मेमो टाइटल और कंप्लीटेड, कंसोल डॉट लॉग रिटर्न टाइटल कंप्लीटेड। तो व्हेन टू यूज रिएक्ट डॉट मेमो, गुड यूज केस प्योर कंपोनेंट विद द इम्यूटेबल प्रॉप्स, अगर प्योर कंपोनेंट विद इम्यूटेबल प्रॉप्स से ये एक्सपेंसिव रेंडर्स heavy calculation large list component that render often but props rarely change। तो ये बोल रहा है कि इस तरह के यूज केस में रिएक्ट डॉट मेमो यूज करते हैं कि जब भाई तुम्हारी प्योर कंपोनेंट्स विद इम्यूटेबल प्रॉप्स, तो प्रॉप्स तो इम्यूटेबल होती हैं भाई, ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी हमने पढ़ा था वो यूज मेमो वाला, तो यूज मेमो में क्या पढ़ाया था भाई, हैवी कैलकुलेशन होती है, तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि इन सिनेरियो में हम रिएक्ट डॉट मेमो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटा ग्रिड्स चार्ट्स कॉम्प्लेक्स यूआई इस तरह का डेटा बना रहे हो तुम, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट मेमो यूज करेंगे, क्योंकि बार बार री रेंडर की जरूरत न पड़े। अब ये चीज ना जब प्रोग्राम बना के समझाई जाती है ना तो थोड़ा समझ में आता है, उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए फिर यार, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यूज कॉल बैक और यूज मेमो, तो वही है, ठीक है। अवॉइड वैन कब क्या करोगे, प्रॉप्स चेंज फ्रीक्वेंटली तब इसको अवॉइड करना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑलरेडी चीप टू रेंडर, प्रॉप्स इंक्लूड फंक्शंस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनलाइन, इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, इन वाले सिनेरियो में इसको अवॉइड करना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉप्स है ना बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं, तो उस केस में तुम क्या करोगे, यूज मेमो यूज नहीं करोगे। कस्टम कंपैरिजन, ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि भाई इंटरव्यू में पूछे तो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए ये, ठीक है। रिएक्ट मेमो का मतलब है ऑप्टिमाइज करता है ये तुम्हारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को, रिएक्ट डॉट मेमो। अब ऐसे ये लीजी लोडिंग देखो, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। देख व्हाट इज लेजी लोडिंग इन रिएक्ट, तो लेजी लोडिंग इज ए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वेयर you delay loading components or resources until they are actually needed। देख मैंने बोला ना, ये लेजी लोडिंग की होती है, जैसे ना हमें किसी चीज की जरूरत है तब कॉल हो, जैसे कोई कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट की बात हो रही है, तो कंपोनेंट की जब जरूरत होगी ना तभी कॉल हो, तो उसके लिए क्या होता है, लेजी लोडिंग यूज होती है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा ऐसा नहीं कि भाई किसी कंपोनेंट को अननेसेसरी री रेंडर करा रहा हूँ, मुझे जरूरत है नहीं और वो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, लेजी लोडिंग यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है देखो, लेजी लोडिंग इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक व्हेन यू डिले लोडिंग कंपोनेंट्स, डिले करने का मतलब है कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, और रिसोर्स, अंटिल दे आर एक्चुअली नीडेड, ठीक है।
rather than loading everything up front when the page first load। ये क्या कह रहा है देख, समझने की कोशिश करना, वैसे इंग्लिश को तुम समझ पाओ तो अच्छी बात है, हिंदी समझने की कोशिश करना कि जैसे होता क्या है, जब पेज लोड हुआ रिएक्ट का, ठीक है, अब रिएक्ट का कोई मान लो यही पेज है, ये डीप सीक है ना, डीप सीक छोड़ यार, हम अपना एक पेज खोल लेते हैं, जेएनजी कोडर सब, ठीक है। अब ये तेरा पेज लोड हुआ ये, ठीक है, तो ये रिएक्ट का पेज है। अब इसके पीछे कितने कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट चल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई जब मेरा पेज लोड हुआ तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है फिर भी लोड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब उनको जरूरत नहीं है भाई, मेरा पेज लोड हुआ और वो अननेसेसरी जो भी कंपोनेंट है वो लोड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लेजी लोडिंग यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई ये वाले कंपोनेंट जब जरूरत है तभी ही कॉल हो। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जो अननेसेसरी कॉल हो जा रहे हैं, तो उस तरह के कंपोनेंट को रोकने के लिए क्या करेंगे, लेजी लोडिंग यूज करेंगे कि भाई जब जरूरत है तभी ही कॉल होए, ठीक है। तो उससे क्या हुई, रेंडरिंग री रेंडरिंग होती है कंपोनेंट की, वो रुक जाएगी, तो क्या होगा उससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। तो ये बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई लेजी लोडिंग इज ए परफॉर्मेंस optimization technique where you delay loading components or resource until they actually needed। भी मुझे जरूरत नहीं है और भाई वो लोड हो जा रहा है मेरा, जैसे ही पेज लोड हुआ तो, ठीक है। rather than loading everything upfront when the पेज फर्स्ट लोड, जैसे पेज लोड होता है तो अननेसेसरी जो रेंडरिंग हो जाती है कंपोनेंट की, उनकी जरूरत भी नहीं होती है, तो उस चीज को रोकने के लिए लेजी लोडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। और लेजी लोडिंग कैसे यूज करते हैं, रिएक्ट डॉट लेजी फॉर कोडिंग स्प्लिटिंग कंपोनेंट, ये वाला एक ये तरीका होता है रिएक्ट डॉट लेजी, इस तरह से यूज करते हैं। जैसे इमेज को भी लेजी लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई फॉर लोडिंग कंटेंट ऑन स्क्रॉल, अच्छा ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक एपीआई का जो भी लोड होता है ना कंटेंट, उसके लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। इमेज को लेजी लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट के लिए तो है ही है ये रिएक्ट डॉट लेजी। तो ये लेजी लोडिंग का हिंदी में मीनिंग समझ में आना चाहिए कि भाई कोई कंपोनेंट है अननेसेसरी रीरेंडर हो रहा है, उसको रोकने के लिए ऑन डिमांड जब जरूरत है तब हम क्या करते हैं, लेजी लोडिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको रेंडर करवाते हैं, सीधा सा सिंपल है, ठीक है भाई। अब देखते हैं व्हाट इज सस्पेंस, सस्पेंस का तो मुझे भी नहीं पता यार क्या सस्पेंस है, चल देख लेते हैं, कोई तो सस्पेंस होगा मूवी वाला कुछ। सस्पेंस फॉर डेटा फेचिंग, सस्पेंस फॉर कोड स्प्लिटिंग, रिएक्ट डॉट लेजी, मोस्ट कॉमन यूज केस लोडिंग कंपोनेंट ऑन डिमांड, ठीक है। देखिए मैंने बोल रहा था ना जब से, वही चीज बोली है इसने, देख लोडिंग कंपोनेंट्स ऑन डिमांड, जब जरूरत है तभी वही कंपोनेंट को लोड करना। आ गया यार, सस्पेंस इसी का पार्ट है कुछ, सस्पेंस फॉर डेटा फेचिंग, सस्पेंस को छोड़ो यार। व्हाट इज कोड स्प्लिटिंग, तो कोड स्प्लिटिंग का मतलब होता है कोड को भाई चंक्स में तोड़ना, मतलब छोटा छोटा करना कोड। जैसे कंपोनेंट है ना, एक बड़ा कंपोनेंट है, मैं कह रहा हूँ भाई उसमें से जितना पॉसिबल हो छोटे छोटे कंपोनेंट बनने चाहिए, तो उसको बोल देते हैं कोड स्प्लिटिंग। देखो ये क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग जावास्क्रिप्ट बंडल इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर फास्टर लोडिंग, ठीक है। ठीक है, कह रहा है भाई कोड को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने को क्या बोलेंगे, कोड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब देखिए एक CSR एंड SSR, SSR होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, CSR होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। इसमें दो चीजें, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है ये कि CSR क्या होता है और SSR क्या होता है। चल इसको एक्सप्लेन करवाते हैं एक मिनट। साइड रेंडरिंग देखो, ठीक है, SSR होता है सर्वर साइड रेंडरिंग,
are two different approach to rendering web application. The key difference is where the HTML is generated on the client's browser CSR or on the server SSR. The server send minimal HTML cells, JavaScript bundle. The browser render everything on the client. देख, इसका मतलब है क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग. क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब है कि ब्राउजर पर रेंडरिंग होती है. जैसे कि ना ये बता रहा है कि भाई जो भी HTML है वो कहाँ बनता है तुम्हारा, वो जाता है तुम्हारा क्लाइंट साइड पे CSR के थ्रू रेंडरिंग होती है. जब ब्राउजर पे जो दिखता है ना, मान चलिए ये पेज है दिख रहा है, ये तो ये क्या है, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, ये दिख रहा है ये सारा. ठीक है. सर्वर साइड रेंडरिंग होती है जैसे नेक्स्ट जेएस में होती है. और देख नेक्स्ट जेएस में होती है तो कैसे होती है, क्लाइंट रेंडर करता है, ये सर्वर रेंडर करता है. नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, दोनों काम एक ही जगह पे हो सकते हैं. जैसे तुम लिखते हो ना नोड और ये रिएक्ट अलग अलग लिखते हो, तो नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, वो दोनों एक ही जगह पे लिखा जाता है कोड. तो जो तेरा जैसे नोड में लिख रहे होते हैं वो सर्वर साइड रेंडरिंग होगी वो. तो जो भी एपीआई बनी जाती है वो होगा एसएसआर के थ्रू. ठीक है. और ये क्या होता है तुम्हारा, ये बता रहा है डिफरेंस में कि भाई स्लोअर फर्स्ट लोड, फास्टर फर्स्ट लोड, एसईओ पुअर होता है, एसईओ बेटर होता है. अभी मैं भी इसमें यार कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, बढ़िया मेरे को भी नहीं पता. ठीक है भाई, दीक्षा पता हो तो यार बता दो सीएसआर और एसएसआर का, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग में है ये कुछ. दीक्षा शर्मा सो गई का. हेलो. अरे हेलो सीएसआर और उसमें पता है डिफरेंस, एसएसआर और सर. सर नॉर्मली सीएसआर तो रिएक्ट के लिए ही होता है और एसएसआर नेक्स्ट जेएस में यूज करते हैं. सिस्टम में होता है. नेक्स्ट जेएस में, हाँ, नेक्स्ट जेएस में सर एसईओ के लिए एसएसआर मेन होता है, क्योंकि इसमें है ना सर्वर साइड एक तो रेंडरिंग होती है, हमारा बैकएंड भी वर्क करता है साथ में. नेक्स्ट जेएस में जैसे पेजेस बनते हैं तो मतलब जैसे ही हमारा एक फ़ोल्डर बनेगा तो तुरंत की तुरंत वही हमारी राउटिंग हो जाएगी. तो वहाँ पर जो जिस तरीके से हमारी राउटिंग वर्क कर रही है वही चीज़ हमारी एसईओ में भी वर्क करती है. तो वो सर्वर साइड पे ही ज़्यादा मतलब हाँ उसमें का ही वर्क करता है. मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट जेएस में ही ये यूज होता है नहीं, एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग. हाँ, हाँ सर, हाँ सर, वहां नेक्स्ट पर जेएस में ही यूज़ होता है. नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, वो फ्रंट एंड बैक एंड और दोनों एक साथ ही लिख देते हैं. तो जो एपीआई की जरूरत हाँ, होती है वो वहीं पर लिख सकते हो ना. ठीक. हाँ, राउटिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं हाँ. पड़ती है, वो फ़ोल्डर बनते ही राउटिंग हो जाती है उसमें. ओके. ठीक है. तो देखो भाई, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब होता है और ये सर्वर साइड पर रेंडरिंग होती है, बस इतना ध्यान रखो. क्या ये देखो यहाँ लिख रहा है ना क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये सर्वर साइड रेंडरिंग. इसमें क्या होता है, एसईओ फास्ट होता है. तो जो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन होती है ना, उसमें ये काम करता है ये एसएसआर. तो एसएसआर इसीलिए होता है कि भाई सर्वर साइड पे रेंडरिंग, सर्वर साइड का रेंडरिंग का मतलब है भाई जो एपीआई हम लिखते हैं ना नोड में, वो वहां पर लिख सकते हो नेक्स्ट जेएस के अंदर. ठीक है. फास्टर होता है ये. और एसईओ जो होता है ना, सर्च जो तुम्हारी रैंकिंग आती है, जैसे ये मान लो हमारी ये वो वेबसाइट है, अब जिसकी जो रैंकिंग आ रही होगी गूगल पर, वो कैसे आती है, एसईओ के थ्रू आती है, इसका एसईओ होता है. ठीक है भाई. तो ये होता है तुम्हारा एसएसआर और सीएसआर में डिफरेंस. एक हाइड्रेशन नाम की चीज होती है यार. हाइड्रेशन आता है तुम्हारा, हाइड्रेशन जैसे ना कभी कभी जो एचटीएमएल की जो रेंडरिंग हो रही होती है उसकी वजह से कि एरर आता है, उसको बोल देते हैं हाइड्रेशन. हाइड्रेशन क्या है, अटैचिंग रिएक्ट इवेंट हैंडलर टू सर्वर रेंडर्ड एचटीएमएल. चलो इसने शॉर्टकट दे दिया, चलो अभी एक्सप्लेन करवाते हैं. तो इसमें क्या होता है, मैंने कई बार अभी जैसे काम कर रहा था ना तो हाइड्रेशन का एरर आता है. तो जब एक्सप्लेन,
What is hydration in React? So hydration is the process where React attach event listener and make a server rendered HTML page interactive on the client. It's like walking up static HTML and turning it into fully functional React application. यार इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. Hydration is the process where React attach event listener and makes a server rendering HTML page interactive. छोड़ो यार अभी मत समझो इसका, हम नहीं समझ में आ रहा. ठीक है. रिएक्ट राउटर्स, राउटर्स तो कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा. नेवलिंग एंड लिंक में क्या डिफरेंस है? देखो ये होते क्या है, ये नेव लिंक और लिंक क्या होते हैं. देखो मेरे हिसाब से ना जो आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर कुछ करोगे, नेव लिंक कौन से होते हैं? ये ऊपर वाले होते हैं कि इसके होवर पे जाएगा तब कुछ आएगा? समझ नहीं आ रहा नेव लिंक कौन से होते हैं इसमें. चलो ये भी पूछते हैं. बताओगे यार दीक्षा नेव लिंक और लिंक के बारे में? हेलो. हेलो. नेव लिंक और लिंक के बारे में बताना एक थोड़ा सा यार, मुझे ध्यान नहीं है. हाइड्रेशन के बारे में बता दो अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो. हाइड्रेशन सर वो आता है ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन. हाँ सर. सर नेक्स्ट जेएस में हाइड्रेशन का एरर आता है. हाँ इसमें हाँ. क्या होता है, जैसे हम रिएक्ट में हम डिव वगैरह कुछ भी बनाते हैं, उसके अंदर h1 टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मली हमारा रेंडर हो जाता है. पर जब नेक्स्ट जेएस में हम सेम चीज़ करते हैं ना, तो HTML की मतलब बनता तो HTML की तरह ही पेज है, जैसे रिएक्ट में बनता है, नेक्स्ट जेएस में भी वैसे ही सेम बनता है. पर जैसे ही हम वो चीज़ नेक्स्ट.जेएस में करते हैं तो वो हाइड्रेशन एरर देता है. उसमें कुछ टैग्स वगैरह का कुछ इश्यू हो जाता है. ये नहीं पता इंटरनली कहाँ पे किस तरीके से एरर होता है, बट ऐसा ही एरर देता है वो. मैंने भी मैं भी रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पर जो काम कर रहा हूँ ना, ये देखो अभी दिखा रहा हूँ. हाँ सर. ये मान लो ये नेक्स्ट जेएस का ही कोड है सारा, दिख रहा है. तो हाँ इसमें जैसे फोल्डर वोल्डर बन रहे होते हैं, जो नेक्स्ट का ये देखो ये बन रहा है. तो इसमें हाँ. क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि भाई हाइड्रेशन का एरर दे देता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक मिनट. कई बार क्या होता है, मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रेशन का एक एरर आ जाएगा साइड में यहाँ पर. ठीक है, ये सारे नेक्स्ट का ही है कोड. अब वो क्यों आता है वो मेरी खुद ही समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे भी यार ज्यादा काम नहीं करता ना, मैं तो बस देख लेता हूँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो. अदरवाइज मुझे ज्यादा पता नहीं है रिएक्ट के बारे में, बट ये काम कर लेता हूँ. अब कोड क्या है उसमें वही चीजें हैं सारी, कि भाई कहाँ पर क्या लगना है, ये सारा कंपोनेंट है. ठीक है, अब कंपोनेंट में है क्या, HTML है, वही जावास्क्रिप्ट है, तो उसको देख लो क्या फर्क पड़ता है. तो हाइड्रेशन का ही होता है. अच्छा ये वो बता सर दो. इन गलती से है ना, रेंडरिंग हमारी गलत हो जाती है ना, जैसे कभी पैराग्राफ में है ना डिव का यूज कर लिया हमने. अच्छा इसका मतलब है एक. हमने जो हमारा हाँ. डोम बनता है, डोम प्रॉपर नहीं बन रहा तब हाइड्रेशन का इशू हो जाता है कि नहीं? हाँ, कुछ जैसे इसी टाइप से है. हाँ, ऐसे कुछ होगा. ठीक हम्म. है. और तुम्हारा ये नेवलिंक और लिंक में क्या डिफरेंस है? सर नेवलिंक वो सॉरी लिंक और नेवलिंक में सर नेविगेशन के लिए यूज होते हैं, पर नेवलिंक हमारा एक एक्टिव स्टेट को भी शो करता है. अच्छा, अब ये मान लो ये क्या हाँ. है? ये अगर तुम इस पे ये होम कोर्स अबाउट करियर ये कुछ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, नेवलिंक है कि लिंक है? ये सर नेवलिंक है. नेवलिंक है ये, और लिंक कौन सा होगा फिर? लिंक हमारा सिंपल ही एक कोई भी लिंक हुआ जैसे उसको. एच मैं आर एफ करके अगर लिख देते हैं तो वो लिंक में आ जाता हाँ, है. वो अच्छा. लिंक में आ जाता है. इसका ओके. सर पक्का मैं भी अभी डाउट में हूँ. एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं है मैम, ये होता क्या है. नॉर्मल तो
लिखते तो दोनों को टू से ही लिंक करते हैं, मतलब उसका जो कैसे करते हैं? URL देते हैं टू करके ही देते हैं, इसका URL पास कर जो करते हैं। अभी देखते हैं, रुक जा। लेबरिंग जो भी बताता है ये। तो लिंक वर्सेस नेबलिंक में क्या है? लिंक एंड नेबलिंक आर बोथ आर राउटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर यूज्ड फॉर नेविगेशन बट दे शेव डिफरेंट पर्पज। ठीक है, क्या डिफरेंस पर्पज होता है? लिंक क्या होता है? बेसिक नेविगेशन कंपोनेंट होता है फॉर नेविगेटिंग बिटवीन राउट्स। नेवलिंग स्पेशल वर्जन ऑफ लिंक होता है विद स्टाइलिंग कैपेबिलिटीज फॉर एक्टिव और पेंडिंग स्टेट। अच्छा, कुछ कुछ वही स्पेशल टाइप का होता है नेवलिंग, इसमें वही एक्टिव है या नहीं है वो सारी चीज दिखाते हैं। और ये होता है बेसिक नेविगेशन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कोई ना, एक दिन बात करके ना कल सल एक बंदे को बुला दूंगा, रेक्टर वाले को, तो वो क्लास ले लेगा। ठीक है, कल मैं उसी से करवाता हूँ पूछ के ना थोड़ी सी, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, अब जो काम करते रहते हैं ना ज्यादा, तो उनको ज्यादा पता है। ये देखो इसमें क्या दिया है इसने, लिंक इस तरह से दे दिया। ठीक है, लिंक टू होम अबाउट कॉन्टेक्ट ये। और नेव लिंक में क्या है? अबाउट होम है तो यार सेम ही, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होगा यार। ठीक है, कोई ना, कोई पूछ लेता है तो कुछ बता देना यार, इतना भी हमको भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल फॉर्म, कंट्रोल फॉर्म का मतलब है जो फॉर्म होते हैं ना अपन, जैसे कि इसमें कोई भी इनपुट फील्ड होता है, नेम, ईमेल। ठीक है, वो कंट्रोल फॉर्म होते हैं। जो फील्ड, ये फॉर्म के अंदर कुछ भी फील्ड हो सकता है, तुम्हारा नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, जो भी जितने भी फॉर्म के अंदर फील्ड हो सकते हैं उनको बोल देते हैं कंट्रोल फॉर्म। ठीक है, कंट्रोल फॉर्म। पॉपुलर फॉर्म लाइब्रेरी, अबे तेरी ये भी लाइब्रेरी है कुछ इसमें, थोड़ा इसको ये कम यूज होगा इसका। देखो फैच एपीआई के बारे में पता ही होना चाहिए, ये क्या होता है ये भाई? फेच एपीआई या फिर वर्सेस एक्सोस, ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं भाई? एचटीटीपी क्लाइंट है ये, इसको बोल देते हैं। अगर टेक्निकल देखोगे तो बोलोगे एचटीटीपी क्लाइंट। एचटीटीपी क्लाइंट क्या होता है भाई? तुम कोई एपीआई कॉल करते हो ना, तो भाई ब्राउजर से तो करते हो। अब ब्राउजर से करते हो तो कैसे करोगे? दो तरीके हैं ब्राउजर पे एपीआई कॉल करने के, या तो फैच एपीआई कॉल कर लो। ये क्या है? फैच एपीआई होता है हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है उसी का पार्ट होता है। एक्सोस क्या होता है? एक लाइब्रेरी है, क्लाइंट लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बस, ये एक लाइब्रेरी है एक्सोस, क्लाइंट लाइब्रेरी, जो क्या करती है? एपीआई कॉल करती है। फैच क्या है अपना? जावास्क्रिप्ट का ही है, ये भी क्या करता है? एपीआई कॉल करता है। तो इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, वैसे पूछेगा, इंटरव्यू में तो नहीं पूछेगा, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है देखो यहाँ पर डिफरेंस में, फैच में क्या है? नेटिव होता है, नेटिव कोड लिखा होता है। थर्ड पार्टी है ये एक्सोस, थर्ड पार्टी का भाई जो लाइब्रेरी यूज होते हैं, जैसे कि हमने एक्सोस यूज करी है ना, जैसे नोड में भी किया होगा एक्सोस को यूज किया होगा कॉल करने के लिए एपीआई। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं रिएक्ट में, जब एपीआई कॉल करनी होती है ना, तो एक्सोस यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये? मैनुअल जेसन रिटर्न करता है, ये ऑटोमेटिक जेसन ही रिटर्न करता है। जो तुम्हारा रेस्पॉन्स आ रहा होगा ना, वो हमेशा रेस्पॉन्स जेसन में ही आएगा एक्सोस में। लेस फीचर होते हैं इसमें, इंटरसेप्टर्स होते हैं, बस ये है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट पूछे डिफरेंस तो बता देना। हाउ डू यू कैंसिल एपीआई रिक्वेस्ट? अबाउट कंट्रोलर, एरर हैंडलिंग, व्हाट इज द एरर बाउंड्री? एरर बाउंड्री क्या होती है? चलो एक्सप्लेन करवाते हैं इससे। ट्राई कैच को भी एरर बाउंड्री बोलते हैं ये लोग। तो एन एरर बाउंड्री इज रिएक्ट कंपोनेंट दैट कैच जावास्क्रिप्ट एरर। एन एरर बाउंड्री इज रिएक्ट कंपोनेंट, अच्छा रिएक्ट कंपोनेंट है एरर बाउंड्री, is a React component that catch JavaScript errors anywhere it in its child components tree, locks those low error
एंड डिस्प्ले फॉलोबैक यूआई इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द एंटायर एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है, एरर बाउंड्रीज का मतलब होता है जैसे ना कहीं तुम्हारी एप्लीकेशन में एरर आ गया तो क्या करोगे, एरर आने पर कुछ एक पेज होता है ना 404 नॉट फाउंड ऐसे करके, तो उस तरह का एक पेज बना देते हैं कि कभी भी एरर आ गया तुम्हारे रिएक्ट में तो जावास्क्रिप्ट में, तो क्या करोगे वो उस तरह का पेज दिखा दोगे, ना कि पूरी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाए। जैसे तुम कुछ करने गए, मान लो पेमेंट करने गए, तो पेमेंट करने वाले कंपोनेंट में कोई एरर आ गया, तो ऐसा नहीं कि भाई पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, तो उसके बजाय अगर कोई एरर आता है जावास्क्रिप्ट में तो क्या करोगे, जैसे फोर अंडर मेंटेनेंस वाला कुछ एक पेज दिखा दोगे, ये कहने चाह रहा है ये, ठीक है। थिंक ऑफ इट्स ट्राई कैच ब्लॉक फॉर योर रिएक्ट कंपोनेंट। ऐसे इसमें क्या बोल रहा है ये, विदाउट एरर बाउंड्री, इस तरह का है ये, क्या कोई एरर बाउंड्री एरर नहीं आ रहा तो ठीक है। अब ये विद एरर बाउंड्री तो ये ना बगी कंपोनेंट, एरर कॉट शोज फॉलबैक। कुल मिला के ये है भाई, एक समझने की बात है कि एक बना दिया इन्होंने कंपोनेंट, ठीक है, उस कंपोनेंट में जैसे ना समथिंग वेंडर होंगे, जैसे ना ये कोई दे दिया, तो उसमें क्या है, अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट में एरर आया तो वो क्या करेगा भाई, ये वाला समथिंग वेंडर रॉन्ग आएगा खाली, बस ये कंपोनेंट रन हो जाएगा।